नमस्कार। हाजिर हूँ एक बार फिर नई पॉलिटिकल स्टोरी के साथ, नए मुद्दे के साथ। और आज मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आपको बिहार चुनाव के बारे में। बिहार का ये चुनाव महज बिहार का चुनाव नहीं है, बल्कि इससे कई राजनीतिक संदेश और संकेत निकलने वाले हैं। और इस लिहाज से बिहार की इस कहानी को मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि मोदी पार्ट 2 के बाद एक राज्य में चुनाव से किस तरीके का संकेत मोदी के लिए जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार जो 15 साल तक शासन कर चुके हैं प्रदेश में लगभग, उसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बिहार के मतदाता किस तरह का फैसला करते हैं, ये भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने किस तरीके से इस पूरे महामारी को हैंडल करने में कहाँ उससे चूक हुई है, क्या कहाँ बेहतर हुआ है, अर्थव्यवस्था को लेकर जो स्थिति बनी है, उसके बाद ये पहला चुनाव है जिससे सरकार को लेकर एक जनादेश किस तरीके का आता है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो इसलिए बिहार का ये चुनाव कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है और उस लिहाज से मैं इस चुनाव की समीक्षा करूंगा, उस चुनाव के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा मैं कि बिहार में चुनावों का इतिहास किस तरीके का रहा है। 2005 में, 2010 में और 2015 के चुनाव के हालात के बारे में भी चर्चा करेंगे। उस समय के राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा भी करेंगे, यानी 2005 से लेकर 2010, 2015 के चुनावों में किस तरीके का राजनीतिक परिस्थिति थी, किस तरीके के राजनीतिक समीकरण थे और कब कैसे नीतीश कुमार ने इस बाजी को अपने पक्ष में कैसे किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। बिहार विधानसभा 2020 का ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों से बिहार की राजनीति में अपनी एक धमक बना कर रखी है। वो धमक कायम है या वो धमक धुल रही है, इसका भी फैसला इस नतीजे से आने वाला है, इस चुनाव के फैसले से आने वाला है। तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि नीतीश कुमार आज कहाँ खड़े हैं और नीतीश कुमार की यात्रा कैसे शुरू हुई थी, इस पर भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार 2000 में हुई थी, जब वो सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। 2000 का वो चुनाव नीतीश कुमार के लिए पहली बार सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का मौका दिया था, लेकिन वह महज 7 दिन तक प्रदेश की कुर्सी पर बैठ पाए थे और बहुमत नहीं जुटा पाने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन दूसरी बार 2005 में उनको मौका मिला था। ये भी आपको एक बड़ा दिलचस्प पहलू मैं बताता हूं कि 2005 में बिहार में विधानसभा के चुनाव 2 बार हुए और मार्च में जो चुनाव हुए थे वो पूर्ण बहुमत किसी भी दल को नहीं आया था और उस वक्त सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के हाथ में आई थी। रामविलास पासवान को 28 या 29 सीटें मिली थी और उस 29 सीट के साथ वो किसी भी दल को समर्थन नहीं कर पाए थे और आखिर में सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में रह गई और कोई सरकार नहीं बन पाई। और नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर में दोबारा चुनाव कराने पड़े थे और अक्टूबर में एक बार फिर नीतीश कुमार को पहली बार सरकार में आने का मौका मिला। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और अगले 5 साल तक, यानी 2005 से लेकर 2010 में उन्होंने 5 साल तक बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शासन किया। तो ये नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल था, 2005 से 10 का कार्यकाल। एक दिलचस्प पहलू मैं आपको बताता हूँ इस पूरे बिहार के, अगर चुनावों की बात करते हैं, बिहार के चुनावी समीकरण की बात करते हैं, तो मुख्य तौर पे आपको 3 बड़ी पार्टियां दिखाई देती हैं जिनका जनाधार है और जिनके इर्द गिर्द सत्ता का सारा समीकरण आके टिक जाता है। 5 के बाद देखा जाए तो नीतीश कुमार एक बड़ी ताकत के तौर पर प्रदेश में उभरे, दूसरी ताकत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनी रही और तीसरी ताकत जो उससे पहले से चली आ रही थी, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी, जो लालू यादव के बाद राबड़ी के हाथों में थी जिसकी कमान, और अब तेजस्वी यादव के हाथों में कमान है। तो इन 3 दलों का किस तरीके का राजनीतिक इतिहास रहा है, किस तरह का राजनीतिक समर्थन जमीन पर रहा है, उस पर मैं चर्चा करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे 2005 के समीकरण किस तरीके से बने थे, पहले चुनाव में किस तरीके से उनका समीकरण था, किस दल को कितनी सीटें हासिल हुई थी और कितना वोट परसेंट था उनका। सीटों का महत्व होता है और उससे सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल सीटों के आधार पर ही होता है, लेकिन एक कुल कितनी जनसंख्या या कितनी वोटर्स
का कितना प्रतिशत किसके साथ खड़ा रहा है, ये भी एक दिलचस्प पहलू होता है। तो मैं आपको उसके वोट परसेंट के हिसाब से आपको 2005 के चुनावों से आपको बताऊंगा। 2005 में जब पहली बार चुनाव हुए थे, यानी 2005 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बार चुनाव हुए थे। पहला चुनाव फरवरी में हुआ था और उस चुनाव के नतीजे के बाद वहाँ पे कोई सरकार नहीं बन पाई, स्पष्ट जनादेश नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई सरकार नहीं बन पाई। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आई थी, लेकिन उसके पास बहुमत के लिए पर्याप्त सीटें नहीं थी। आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी और 25.7% वोट मिले थे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को 55 सीटें मिली थी और उसको वोट मिले थे 14.55%। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 37 सीटें आई थी और तब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी थी कि उसको पूरे प्रदेश में महज 10.7% वोट मिले थे। लेकिन 2005 में जब दूसरी बार चुनाव हुए, पहली बार चुनाव के बारे में मैंने बताया आपको कि उस बार के चुनाव में किसी को भी स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था। एक स्थिति बन रही थी कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको 29 सीटें मिली थी, वह किसी के साथ मिल जाती तो सरकार बन जाती, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी सत्ता की चाबी लेकर भी वह चाबी घुमाती रही। रामविलास पासवान अपनी चाबी घुमाते रहे, लेकिन आखिरकार किसी के साथ उनकी बन नहीं पाई, क्योंकि वो बार्गेन कर रहे थे कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे उनको मौका मिले, लेकिन किसी ने भी उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया और आखिरकार वो सरकार नहीं बन पाई और 2005 में अक्टूबर में दोबारा चुनाव कराने पड़े। अक्टूबर में जब चुनाव हुए तो नीतीश कुमार की ताकत तब तक बढ़ चुकी थी और पिछले चुनाव में, कुछ महीने पहले हुए चुनाव में महज 55 सीटें लाने वाली पार्टी, महज 14.55% वोट लाने वाली पार्टी को इस बार जनता ने 88 सीटें दी और वोट प्रतिशत बढ़कर हो गया 20.46%। ये हो गया जनता दल का अपसर्ज, यानी जनता दल का आगे जिस तरीके से आई। भारतीय जनता पार्टी को भी बढ़त मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 55 सीटें जीती इस बार, चूँकि इस बार तालमेल के साथ चुनाव लड़ा जा रहा था। 55 सीटें लाई और 15.65% वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हुआ। राष्ट्रीय जनता दल का वोट प्रतिशत 23.45 पर बना रहा, यानी कि जनता में आधार उनका बना रहा, अपनी जातियों पर उनका प्रभाव बना रहा, लेकिन सीटों के मामले में ये ट्रांसलेट नहीं हो पाया और 54 सीटों पर उनको संतोष करना पड़ा। और सबसे दुर्गति तो हुई लोक जनशक्ति पार्टी की, जिसने सत्ता की चाबी 2005 के फरवरी वाले चुनाव में हासिल कर ली थी। उसको 29 सीट जीतने वाली पार्टी को महज 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा और उसका वोट परसेंट भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ गिर गया। तो ये स्थिति रही 2005 की। अब मैं आपको बताता हूँ 2005 के बाद 5 साल तक नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पे फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने 5 साल तक शासन किया। बहुत सारे बदलाव किए उन्होंने और एक बिहार की छवि बदलने की जो शुरुआत हुई थी वह नीतीश कुमार के इस पहले कार्यकाल में हुई। देश में एक अलग तरीके की छवि बनी बिहार की, इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को अवश्य जाता है और इसीलिए उनके पहले कार्यकाल को बिहार में सबसे बेस्ट कार्यकाल के तौर पे अभी भी याद किया जाता है और उसी की राजनीतिक फसल आगे भी नीतीश कुमार काटते रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में उसका कितना लाभ उनको मिल पाता है, क्योंकि इस वक्त कसौटी पर वो भी है कि नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में जो बिहार को दिया है, क्या वो आगे भी उनके पास, उनके खजाने में उनके पास कुछ देने के लिए बिहार को है, या फिर वो बिहार को उसी ढर्रे पर आगे लेकर जाना चाहते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीतीश कुमार की एक इमेज की परीक्षा होनी है कि वो 15 साल बाद बिहार की जनता उनसे उकता तो नहीं गई है, बिहार की जनता उनसे अब उनको बदलने के बारे में तो नहीं सोचने लगी है। ये चुनाव जो है ये भी तय करने वाला है, इस लिहाज से भी मैं इसको इम्पॉर्टेंट मानता हूँ और पूरे देश के जो चुनाव विश्लेषक हैं इस लिहाज से बिहार के इस चुनाव के नतीजों का निश्चित रूप से आकलन करने वाले हैं। और अब मैं बात करता हूँ 2010 के चुनाव। 2010 के चुनाव नीतीश कुमार के 5 साल के कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन रहा, उसके परिदृश्य में इस तरीके का एक चुनाव था। 2010 में नीतीश कुमार की ताकत और बढ़ गई। नीतीश कुमार जो पिछले चुनाव में 88 सीटों के साथ प्रदेश की सत्ता के लिए चुने गए थे, उनकी सीटें इस बार बढ़कर 115 हो गई और उनको वोट प्रतिशत मिले
22.61। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें मिली, और जो पिछली बार उनको 55 सीटें मिली थी उसकी जगह पे उनको 91 सीटें मिली, और उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया 16.46% वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। और आरजेडी को इस चुनाव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 54 सीटों वाली आरजेडी और नीचे आ गई और खिसक गई, और महज 22 सीटों पर उनको संतोष करना पड़ा। उनके वोट प्रतिशत को भी नुकसान हुआ। जो 20% से ऊपर लाने वाली पार्टी थी वो पहली बार 20% से नीचे 18.84% पे सिमट गई। यानी एक तरीके से जो राबड़ी राज था उसकी कहानी सामने आने लगी कि राबड़ी में वो नेतृत्व क्षमता नहीं है उस पार्टी में जो लालू के समय थी, और धीरे धीरे एक तरह से आरजेडी के लिए संघर्ष की स्थिति बनने लगी। अब ये स्थिति थी, और इसके बाद 2010 से 15 के बीच में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कई खटपट हुए। केंद्र में जब 14 में जब चुनाव होने वाले थे तो प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पे जब नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही थी, उस वक्त बिहार को एक नई पहचान देने वाले नीतीश कुमार की चर्चा भी बहुत थी पूरे देश में। और नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि वह देश का नेतृत्व करने के लायक हैं, क्योंकि रेल मंत्री के तौर पे केंद्रीय सरकार में वो वाजपेयी जी के समय में एक अच्छा कुशल प्रशासक के तौर पे पहचाने गए थे, और वो ईमानदार नेता की छवि भी उन्होंने बनाई थी। जब रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो ये इस तरह से नैतिकता राजनीति में उनके साथ जुड़ी हुई थी। नीतीश कुमार के साथ पूरे देश को या बहुत बड़ी आबादी को लगता था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चेहरा अगर हो सकता है तो वह नीतीश कुमार हो सकते हैं। और यह बात राजनीति में इतने इसकी गहराई बैठ गई, या इस बात की इतनी ज़्यादा चर्चा हुई, इस बात की मीडिया में भी इतनी ज़्यादा चर्चा हुई कि नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध विच्छेद हो गया, और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ संबंध समाप्त कर लिए। और अगली बार जब चुनाव 2015 के चुनाव हो रहे थे तब एक नए समीकरण के साथ उनके पुराने शत्रु, राजनीतिक शत्रु लालू यादव के साथ उन्होंने फिर एक बार गठजोड़ किया। और 15 का चुनाव इस मामले में दिलचस्प रहा कि 2015 में जब चुनाव हुए तो एक बार फिर नीतीश और लालू की जोड़ी सामने आई। लालू की जगह लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उनकी रहनुमाई कर रहे थे, पार्टी की रहनुमाई कर रहे थे। और 2015 का चुनाव नीतीश कुमार और लालू यादव के चेहरे पर लड़ा गया। तेजस्वी यादव लालू के चेहरे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इस नाते जो नतीजा आया 15 में वो इसी रूप में था। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की वजह से भी आरजेडी की ताकत बढ़ी, और आरजेडी की वजह से नीतीश कुमार की ताकत बढ़ी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, और जो नतीजे आए उसमें इसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा वोट पाकर भी सीटों के मामले में इन दोनों से पिछड़ गई, और आखिरकार महागठबंधन की सरकार बनी। और सीटें कितनी आई मैं वो बताता हूँ। और वो आरजेडी को आई 80 सीटें, 22 सीट लाने वाली पार्टी 80 सीट हासिल कर गई, और उसके वोट प्रतिशत में ज़्यादा वृद्धि तो नहीं हुई, 18.35% वोट इस बार भी मिले। जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटें मिली, और उसका वोट प्रतिशत रहा 16.83। और उसके बाद एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी ने एलजेपी के साथ समझौता करके जो चुनाव लड़ा था उसमें उसको 53 सीटें अपनी आई, यानी भारतीय जनता पार्टी को कुल 53 सीटें आई। जो पिछली बार 91 सीटें जीती थी नीतीश कुमार के साथ तालमेल के साथ चुनाव लड़ा गया था, तो उसको 51 सीटें मिली थी, 91 सीटें मिली थी। और 91 की जगह पर इस बार 53 सीटों पर संतोष करना पड़ा, लेकिन उसका वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा था और बढ़ गया था। 24.42% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को 2015 के चुनाव में। और अगर अब देखा जाए तो अब क्या हालात हैं 2020 के चुनाव में, इस वक्त भी यही 3 बड़ी शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां बिहार में दम दिखा सकती हैं, और इन्हीं के दम पे अगली सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जाहिर किया है। जाहिर तौर पे एनडीए एक मजबूत ताकत के तौर पे है, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, और जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर नीतीश कुमार की अपनी एक छवि, 15 साल का एक कार्यक्रम, 15 साल का उनका काम उनको एक मजबूत स्थिति में ला देता है।
और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिलीजुली ताकत कहीं से भी आरजेडी को इस रूप में नहीं देखती है कि उनको कोई बढ़त मिल जाए या अगली सरकार में वो दावा पेश कर सकें। लेकिन राजनीति में कुछ कह नहीं सकते। तेजस्वी यादव अपने हिसाब से मेहनत बहुत कर रहे हैं, रणनीतिक कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ वो तालमेल करेंगे। उसके अलावा भी कई छोटे दलों को उन्होंने अपने साथ मिलाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है, सीटों का तालमेल पर बात चल रही है। लेकिन अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है चेहरे की, क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मुकाबले उतने मजबूत नहीं माने जा रहे हैं जितने मजबूत कोई और नेता हो सकता था। अगर उस पाले में नीतीश कुमार के बराबर कोई नेता हो सकता था तो ये बाजी पलट सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी कमी के तौर पे देखा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार के बराबर का कोई चेहरा विपक्ष के पास नहीं है और इसीलिए शायद विपक्ष की लड़ाई कमज़ोर दिखाई दे रही है। ताकत उनके पास इस वक्त ये है कि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार की ओर से नाकामियां सामने आई हैं, पिछले 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार के सरकार के कार्यकाल में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे घोटाले उजागर हुए हैं, बहुत सारी प्रशासन के स्तर पर बहुत सारी कमियां सामने आई हैं। शराबबंदी को लेकर जितने बड़े दावे किए गए थे वो भी एक बड़ी कमजोरी के तौर पे सामने आया है कि गुपचुप वहाँ पे शराब बिक रहा है और इसमें नीतीश कुमार की सरकार आंख मूंद के उसको उस धंधे को फलने फूलने दे रही है। तो बहुत तरह के आरोप हैं नीतीश कुमार सरकार के ऊपर, लेकिन विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं है, बहुत बड़ा कोई रोड मैप नहीं है कि आगे आने वाले 5 सालों में वह प्रदेश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, प्रदेश को कहाँ लेकर जाएंगे, प्रदेश का विकास का रोड मैप क्या होगा, यह उनके सामने स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई कमज़ोर दिखाई दे रही है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने इस बार एक बार फिर जो है, जो पिछली बार 2015 का चुनाव था, उस बार नीतीश कुमार बिहार में एक कैंपेन चल रहा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और इस बार भी नीतीश कुमार एक नए नारे के साथ सामने आए हैं और ये इस बार जनता दल यूनाइटेड की ओर से नया नारा है, न्याय के साथ तरक्की। यानी वही विकास वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, विकास को उन्होंने तरक्की कर दिया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। अब देखना है कि इस पर नीतीश कुमार को बिहार की जनता कैसे जनादेश देकर आगे बढ़ाती है या क्या फैसला करती है बिहार की जनता इस बार। चूँकि कोरोना काल में जो आप्रवासी मजदूरों के आने के बाद जिस तरीके की दिक्कतें हुई प्रदेश में, या क्वारंटीन सेंटर में जिस तरह की अव्यवस्था फैली, या उसके बाद जब कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ने लगा तो अस्पतालों की जो दुर्दशा सामने आई है, और जिस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में सरकार ने इस महामारी को हैंडल किया है, उसको लेकर भी एक रेफरेंडम आना है और इस चुनाव को माना जाएगा कि ये उस बारे में भी एक राय सामने रखेगा। और देखना है कि इन तमाम पहलुओं के बीच नीतीश कुमार, महामारी को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं किस रूप में जनता ने लिया है, और सबसे बड़ी बात कि बाढ़ के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। बाढ़ बिहार की एक अस्थायी समस्या है और इस बार बाढ़ कुछ ज़्यादा थी। इस बार बाढ़ ने बहुत ज़्यादा इलाकों में तबाही मचाई है और बाढ़ को लेकर भी विपक्ष बहुत एग्रेसिव रहा है। तेजस्वी यादव ने कई इलाकों का दौरा करके वहाँ लोगों की मदद की है, लोगों से सीधे सीधे संपर्क करके उनके घावों पर मलहम लगाने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें तेजस्वी की कितनी मदद करेगी राजनीतिक रूप से, ये देखने वाली बात होगी। तो लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और चुनाव सिर्फ नीतीश अगली सरकार का नहीं है, ये इतने सारे जो मुद्दे हैं उनका भी चुनाव है और इसी रूप में इसको आगे रेखांकित किया जाएगा, इसी रूप में इसको याद किया जाएगा। और इसीलिए भी बिहार के इस चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। मैं भी लगातार बड़ी खबरों पर नज़र रखता हूं और फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा नई खबर, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।